चलिए जी, तो ये भी रिकॉर्डिंग ऑन। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हमारा लास्ट क्लास है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। क्या चैप्टर का नाम है हमारा? हम लोग पढ़ रहे थे मैम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और उसमें हमने बहुत सारी चीजें जो हैं वो सीख चुके हैं। ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आप लोगों को डेफिनेशन अब नहीं पूछूंगी मैं, क्योंकि अब तो मेरे अकॉर्डिंग सबको रट चुकी होगी। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि सेल जो है वो बेसिकली पहले तो है क्या, करेक्ट। फिर जो सेल है उसका इन्वेंशन किसने किया, उससे रिलेटेड थ्योरीज किसने दी, करेक्ट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इन थ्योरीज के बाद हमारा क्या चीज चला था कि कौन कौन से टाइप्स के सेल्स हैं मैम हमारे पास। ठीक है, उन सेल्स के टाइप्स में भी हमने पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा मैम जो था हमारे ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ऑर्गेनेल्स, और उसमें से भी कौन से वाले पहले पढ़े थे? हमने पहले पढ़े थे मैम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जो हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो हमारे कल लगभग सारे खत्म हो गए थे, और आज हम उसका बचा हुआ 3 जो रह गए थे हमारे, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम एंड शायद सेंट्रियोल। ठीक है, ये तीनों भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम आज के क्लास में करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। ठीक है, स्टार्टिंग से क्वेश्चन आंसर्स लेंगे हम, सो दैट स्टार्टिंग मीन्स की बेसिक भी लेंगे और आपके थोड़े से एडवांस लेवल वाले कि नीट में कैसे आते हैं, जिनसे एक्चुअली आपको प्रॉफिट होगा, वो वाले क्वेश्चंस भी। ठीक है, चलो जी। सेंट्रोसोम्स और अरे इसमें एक्चुअली एक चीज गड़बड़ हो गई है। ठीक है, सेंट्रियोल्स होता है। चलो जी, सेंट्रोजोल्स और सेंट्रियोल्स क्या डिफरेंस है इनका? बहुत ही कॉमन सा जो है डिफरेंस है मैम, आपको देखने को मिलेगा, और मेरे अकॉर्डिंग सबको जो है मोस्टली बच्चों को पता भी होगा। बट ये बहुत सारे बच्चे जो हैं उसको किससे कंफ्यूज करेंगे? सेंट्रोमियर से। क्या ये सारे सेम होते हैं? नहीं मैम, ये तीनों के तीनों अलग है। सेंट्रोसोम अलग है, सेंट्रोमियर अलग है, सेंट्रियोल्स जो हैं वो अलग हैं। ठीक है जी, चलो जी। क्या कहानी है मैम हमारे पास इनकी कि 2 सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल्स मेक 1 सेंट्रोसोम। ये रहा हमारा, पहले हम इसके डायग्राम पे जाते हैं। ठीक है, 2 सिलेंड्रिकल, क्या कह रहा है ये, 2 सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल जो होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, एक सेंट्रोसोम को बनाते हैं। 2 सेंट्रल जो हमारे सेंट्रियोल्स हैं वो मिलके हमारा क्या बनाएंगे, एक सेंट्रियोल को बनाएंगे। चलिए जी मैम, इतना सेंट्रोसोम को बनाएंगे आई मीन। ठीक है, तो ये पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया कि सेंट्रियोल्स छोटा है, वो कंबाइन होगा 2 और मिलके एक बनाएगा सेंट्रोसोम। ओके मैम, आगे बढ़िए। दे आर प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड मोटाइल गैमीट्स ऑफ एल्गी। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं मैम? एनिमल्स में और मोटाइल गैमीट्स ऑफ एल्गी में। दे लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब अगर आपको इसका पोजीशन देखना हो ना, तो ये कैसे लाइन करते हैं पता है आपको? मैंने आपको क्या बोला, 2 सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल्स होते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर समझते हो? ऐसे। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब ऐसे कुछ इस तरीके से ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। भले ही आपको ये एक्स जैसा दिख रहा होगा, बट ये एक्चुअली में एक्स जैसा नहीं होता है, बल्कि जैसे परपेंडिकुलर का साइन तो सबको पता होगा ना, ये। ठीक है, तो दिस इज योर परपेंडिकुलर, जिससे कि हमारे सेंट्रियोल्स जो होते हैं ऐसे करके लगे हुए होते हैं। ठीक है मैम, मेड ऑफ 9 + 0 पेरिफेरल फाइब्रिल्स। अब ये पेरिफेरल फाइब्रिल्स क्या है? ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी है? ये 9 है, 9 रिंग्स होती हैं, और बीच में हमारे पास एक भी कोई अलग से रिंग नहीं होती, बस ये यहाँ पे आके मैम कंबाइन कर जाती है, जिसको कह सकते हो एक नॉट बनाती है वो। 9 + 0 पेरिफेरल फाइब्रिल्स प्रेजेंट होती हैं। पेरीफेरी पे हैं इसीलिए पेरिफेरल फाइब्रिल्स। ठीक है, ऑफ द ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, किसकी मिलके बनी है? ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की बनी हुई है। तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है कि ईच फाइब्रिल इज ट्रिपलेट। हर एक फाइब्रिल जो है बच्चा जी वो ट्रिपलेट है, एंड सेंट्रल प्रोटीनियस पार्ट इज अ हब। ये देखो, हर एक जो फाइब्रिल है वो कैसी है? 1 2 3। कैसी दिख रही है आपको बच्चा जी? 1 2 3, ये ट्रिपलेट्स में होते हैं, इनको हम फाइब्रिल्स कहते हैं। और ये बीच में एक जिससे जुड़ी होती है उस जगह को हम कहते हैं सेंट्रल हब। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्पेस को, ठीक है, इस पर्टिकुलर स्पेस को हम कहते हैं सेंट्रल हब। ये देखो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, जहां से ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। ये हमारी है जिनके बारे में हम बात कर रहे थे कि ये ट्रिपलेट्स में प्रेजेंट होती है मैम। फिर कह रहे हैं हब इज कनेक्टेड टू फाइब्रिल्स बाय रेडियल स्पोक्स। हब जो है ये जो आपको दिख रही है
ये डंडियां जैसी, ये क्या है, ये सारी की सारी स्पोक्स हैं जिन्हें हम रेडियल स्पोक्स कहते हैं। रेडियल स्पोक मतलब ये कहीं पे भी आ सकती है, रेडियस से कहीं पे भी ये जुड़ सकती है, ठीक है। 6 पॉइंट है ये। 7th है पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइकोसोम्स आर द मेम्ब्रेन बाउंड माइक्रोबॉडीज फाउंड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स, दे आर एसोसिएटेड विद द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोसोम्स के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, बट आप जब आगे चैप्टर्स में आओगे प्लांट्स वाले में, तब आपको ये इनको और थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा कि ये पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइकोसोम्स होते क्या हैं। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ जाओ। आगे है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, सबने पढ़ा होगा बचपन से ही, आप इसको सीखते, बचपन से मतलब कि जब आजकल तो ये 6th क्लास में भी आ गया है बच्चों के में। ठीक है, क्या है न्यूक्लियस की कहानी, कि सबसे पहले तो मैम इसे रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। लेटर द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय बेसिक डाइस वर नोन एज क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग। ठीक है, क्या कह रहा है मैम ये, कि यहाँ पे एक चीज सेल है, सेल के अंदर कोई चीज है जिसका नाम था न्यूक्लियस, और इसको सबसे पहले देखा रॉबर्ट ब्राउन ने। बट न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर है मैम क्रोमोसोम। बट क्या क्रोमोसोम हम लोग जो पढ़ते हैं बुक्स में ऐसा प्रेजेंट होता है इसमें, कभी भी आपने देखा है कोई भी डायग्राम में, किसी भी डायग्राम को उठा के देख लो, क्या आपको क्रोमोसोम ऐसा करके दिखता होगा? नहीं मैम, ऐसा कभी नहीं होता है। वो जो क्रोमोसोम होता है आपका, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे धागा नहीं होता है, ऊन का गोला, ऊन का गोला समझते हो सारे? यस मैम। कुछ उस हिसाब से पड़ा रहता है ये। ठीक है, ऊन के गोले की तरह ऐसे खुचुर मुचुर रहता है, बट जब हमें उससे काम होता है तब हम उसको ऐसे बनाते हैं। ये फेस में कब आता है, जब हमारा जो सेल है वो डिवाइड करता है। ठीक है, अब देखो यहीं से सीख लो दो चीजें, कि मैंने आपसे क्या बोला, क्रोमोसोम जेन्युइनली कैसे पड़ा रहता है, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। कैसे पड़ा होता है? क्रोमैटिन के फॉर्म में। क्लियर है ये बात? बोलो। ठीक है, मैं किसकी बात कर रही हूँ, जेनेटिक मटेरियल की बात कर रही हूँ। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होने वाला जेनेटिक मटेरियल यूजुअली क्रोमैटिन की फॉर्म में, क्रोमैटिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उस फॉर्म में पड़ा रहता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पड़ा रहता है। बट जब हमारा सेल डिवाइड करता है, सेल डिवीजन होता है, तब ये बनता है मैम क्रोमोसोम। कितनों को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है? अदरवाइज ये क्रोमैटिन ही है क्या भूमि? मैम, जब वो सेल डिवीजन होता है तब वो क्रोमोसोम्स है, अगर वो न्यूक्लियस के अंदर एज अ डीएनए जेनेटिक मटेरियल पड़ा है तो वो क्रोमैटिन ही कहेंगे उसे। बिल्कुल सही बोली हो। ओके मैम। ठीक है, अब आपको एक चीज और क्या है, एक और वर्ड सीख लो आज की क्लास के लिए। एक वर्ड है मैम कंडेंसेशन। क्या वर्ड है? सुना होगा केमिस्ट्री में, कंडेंसेशन, सिकुड़ जाना किसी चीज का। ठीक है, तो ये पूरा धागा, आप देखते हो मम्मी लोग जो होते हैं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता तुम्हारी मम्मी लोग करती है नहीं करती है, बट मेरी मम्मी जब हम लोग छोटे छोटे थे तब करती थी कि वो मार्केट से ना ऊन लेके आती थी। वो ऊन कैसे मिलती थी, ऐसे ऐसे, है ना, और फिर वो ऐसे पैरों में फंसा के या फिर किसी लकड़ी के जैसे बेड के साइड वाइड में फंसा के उसका ऐसे ऐसे करके गोला बनाती थी, यूं 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 करके। स्वेटर बुनने से पहले करते थे, ऐसे करते हैं सबकी मम्मा ऐसे, ऐसे ही करते हैं। तो ये भी कुछ उसी तरीके से है। ठीक है, ये एक धागा नुमा स्ट्रक्चर की तरह पड़ा हुआ है। बट अगर ना आप इसको जब देखोगे ना, जब ये क्योंकि कंडेंसेशन हो रहा है, तब ये धागा नुमा स्ट्रक्चर जो है, ये हमारा धागा ही नुमा स्ट्रक्चर है जो ऐसे ऐसे करके बन रहा है। समझ रहे हो? ये है हमारा कंडेंसेशन। ये नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से है, बहुत मतलब बहुत अच्छे से, अगला ही चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन आपका। ठीक है, तो ये कंडेंसेशन करेगा तब ये कुछ इस हिसाब से पैक होगा। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? पूरी रामायण है ना, यही है मैम हमारी पूरी रामायण इसकी। ठीक है जी, चलो जी, पहला पॉइंट तो हो गया मैम बिल्कुल क्लियर। दूसरा क्या कह रहे हैं ये, दूसरा कह रहे हैं, अच्छा आप लोगों ने फिर एक वर्ड भी नहीं सुना होगा, बट आप लोग अब ये वर्ड सीख सकते हो। ठीक है, एंड ये आपका होमवर्क है। जैसे कि कल आप लोगों ने डिमांड की थी मैम कि मैम आप होमवर्क क्लास में दे दिया करो या सुबह दे दिया करो, तो प्लीज एवरीवन नोट डाउन, सारे के सारे अपना टेक्स्ट बॉक्स में भी लिखो
इस स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, एक सेकंड देना। ठीक है, ये वर्ड एक बार सारे अपने चैट बॉक्स में लिखना। ये ओ नहीं आएगा यहाँ पे, बस एक ओ एक्स्ट्रा है। ये वर्ड लिखो एक बार अपने कॉपी में, कॉपी में नहीं अपने इस चैट बॉक्स में, और अपनी कॉपी में भी तुरंत लिख लो, क्योंकि कोई ना कोई कॉपी तो लेके बैठे ही होगे आप लोग भी, राइट। ये आपका होमवर्क है कल के लिए, ठीक है। चलो जी, बहुत ही अच्छा वर्ड है और इसी से बिल्कुल लिंक्ड वाला है। जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है ना कि हम न्यूक्लियस को जब स्टेन करते हैं बेसिक डाइस से, तो हमें क्रोमैटिन का जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है। और क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर आपको पता है कैसे देखने को मिलेगा? जो मैंने तुमको ये डार्क बैंड्स बना के दिखाए हैं ना, ये आपको कहीं पे लाइट दिखेंगे, कहीं पे डार्क दिखेंगे, ठीक है। यही इसी से रिलेटेड वर्ड है हीटेरोपाइकोनोसिस। क्या बोलते हैं इसे मैम? हीटेरोपाइकोनोसिस, ठीक है। चलो जी, कल इस पे आप लोग, कल क्या रात में भी भेज सकते हो, आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है, ठीक है। तो हीटेरोपाइकोनोसिस पे नोट्स बना के आप भेजेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? न्यूक्लियस हैज हाईली एक्सटेंडेड इलैबोरेटेड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। तो यही चीज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर हाईली एक्सटेंडेड, आपको पता है कि ये धागानुमा स्ट्रक्चर कितना, कुछ मीटर्स में 2.2 मीटर्स कहते हैं, है ना। 2.2 मीटर्स के लगभग हमारे पास ये होता है। सोचो 2.2 मीटर, समझ रहे हो? उतना बड़ा धागा हमारी बॉडी के, ये जो डॉट बनाई है मैंने, उससे भी छोटा सेल, उससे भी छोटा न्यूक्लियस उसके अंदर पैक है, 2 मीटर का धागा, ठीक है। तो अब आप सोचो कि कैसे, कितना डेंस पैकिंग हुआ होगा ये। चलो जी आगे बढ़ जाओ, और उसी को हम कहते हैं क्रोमैटिन, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को। उसके अलावा इस न्यूक्लियस में क्या है मैम? न्यूक्लियर मैट्रिक्स। न्यूक्लियर मैट्रिक्स मतलब जैसे हमारी साइटोप्लाज्म है सेल में, बट यहाँ पे कौन सी मैट्रिक्स है? न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहते हैं उसे हम। उसके अलावा क्या है? न्यूक्लियोलाई, ठीक है। न्यूक्लियोलाई जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फिर क्या है? द आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड बियर राइबोसोम्स। ये बात हमें बहुत पहले से ही पता है मैम कि न्यूक्लियोसोम्स के आउटर मेम्ब्रेन क्या है? हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके ऊपर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं मैम? उसके ऊपर प्रेजेंट है हमारे राइबोसोम्स। ओके मैम, वी आर डन विद उसका स्ट्रक्चर। अब क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियर पोर आर द मैसेज थ्रू विच द मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड डीएनए मॉलिक्यूल्स होती है। ये अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से, आपकी स्क्रीन पे अब दिख रहा होगा कि, जस्ट 1 सेकेंड, ये, ठीक है, ये आपको बीच में जो जगह गड्ढे गड्ढे से दिख रहे हैं, ठीक है, ये, ठीक है, दिस, इसको हम कहते हैं मैम न्यूक्लियर पोर, जहां से आरएनए मटेरियल या फिर कह लो जो है जेनेटिक मटेरियल का जो हम कोई भी ट्रांसपोर्ट देखते हैं, कोई भी एक्सचेंज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे आ जाइए जी, आगे क्या कह रहा है ये? आगे कह रहा है मैम कि इरिथ्रोसाइट्स एंड सीव ट्यूब्स लैक न्यूक्लियस। नाउ यू नो वेरी वेल, एक का नाम तो मुझे हमेशा याद रहता है, इरिथ्रोसाइट मतलब हमारे आरबीसीज, उनमें जो है न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा ये वाला मैं भूल जाती हूँ, बट मेरे भूलने से कोई नुकसान नहीं है, तुम्हारे भूलने से प्रॉब्लम है। सीव ट्यूब सेल्स में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। इरिथ्रोसाइट्स में न्यूक्लियस क्यों नहीं प्रेजेंट होता है, कोई बताएगा क्या? क्योंकि उनका फंक्शन होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, तो न्यूक्लियस नहीं होता, स्पेस ज्यादा होता है, तो वो ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करके लेके जाते हैं। बिल्कुल सही बोली लड़की, ठीक है, भूमि जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। मैम वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि न्यूक्लियस जो हमारे आरबीसीज हैं, उनका बेसिक फंक्शन है क्या करना? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो मैक्सिमम ऑक्सीजन को होल्ड करने की वजह से उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। बट आप अगर देखोगे तो आपको ऐसे करके आरबीसीज का शेप दिखता होगा, बट वो क्या है? वो बस एक डिस्क शेप है, न्यूक्लियस नहीं है। चलो जी, न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन द न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन प्रेजेंट है। न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर आरएनए सिंथेसिस। न्यूक्लियोलस क्या है? एक साइट है हमारे न्यूक्लियस के अंदर आरएनए सिंथेसिस के लिए, ठीक है। सॉरी जी, चलो जी, ये वाला पार्ट बिल्कुल सबको क्लियर हुआ है। ऑल्दो ये वाला जो पार्ट है बहुत ही ब्रॉड, बहुत ही बड़े लेवल में आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो जी आगे आ जाओ। क्या कह रहा है ये? अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सीमेटली
2 मीटर, अभी जस्ट मैंने बताया था आपको कि लगभग लगभग 2 से 2.5 मीटर का एक लॉन्ग थ्रेड होता है डीएनए का, जो कि अमंग इट्स मतलब जो है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स को बनाते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला आपसे कि मैम क्रोमैटिन के फॉर्म में जब ये रहता है तब ये 2 मीटर का होता है, और जब हमारे पास वही जब कंडेंसेशन होती है तो कितने क्रोमोसोम्स बनाते हैं ये 23, या फिर कह लो 46 क्रोमोसोम्स बनाते हैं, 23 बेस पेयर्स, या फिर आप कह लो 46 क्रोमोसोम्स बनाते हैं। ठीक है जी। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिविजन शो वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, आपको पता है हमारे सेल डिविजन में, और वो अलग अलग क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर आपको बनाएंगे, हम सीखेंगे अगले क्लास में बहुत अच्छे से। ये मेरा फेवरेट पार्ट है, फेवरेट चैप्टर है आपके, उसमें आप कह सकते हो ये, और उसके एक जो बाद आएगा बायोमोलिक्यूल्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने में। चलो, इन कंडेंस्ड फॉर्म क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ क्रोमैटिन। कंडेंस्ड फॉर्म में हमारे पास क्रोमोसोम में क्या होता है, क्रोमैटिन, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब कंडेंस फॉर्म थोड़ा सा तो आप सीख चुके हो कि क्या है, धागे नुमा स्ट्रक्चर से क्रोमोसोम का बनना, इट्स द कंडेंस्ड फॉर्म। क्लियर? चलो जी। सेंट्रोमियर होल्ड्स 2 क्रोमैटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 क्रोमैटिड्स होते हैं। अभी देखो मैंने आपको बताया था जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, क्या चीज, कि बच्चे जी सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल और सेंट्रोमियर में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास होता है सेंट्रोमियर। अभी देखो मैं आपको एक थोड़ा सा हल्का सा एक स्ट्रक्चर का आइडिया देती हूँ। आप अगर ये सिर्फ ना न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है, ये रहा हमारा, इसके अंदर क्रोमोसोम, जब कंडेंसेशन सपोज कर लो हो चुका है, ठीक है, ये हमारा कंडेंसेशन हो चुका है, तो इसके अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स ऐसे ऐसे करके भरे पड़े हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया ना सेंट्रोजोम, तो वो पड़ा होता है ऐसे। मैंने आपको क्या बोला था, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, वो एक यहाँ पे होगा और दूसरा मैम यहाँ होगा। कब, जब ये हमारा कंडेंसेशन चलेगा तब। थोड़ी सी आइडिया लग रहा है, ये हमारा सेंट्रोजोम है। क्या है, सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल। एक सिंगल को सेंट्रोजोम और दो को सेंट्रियोल, सॉरी एक जो, मैं इस वाले में हमेशा उल्टा बोल देती हूँ। ठीक है, हमारे जब ये दो सेंट्रियोल, एक ऐसे, राइट, यही बोला था मैंने आपको, ये 2 सेंट्रियोल्स हैं हमारे, है ना, और जब ये साथ में होते हैं तो इसको हम कहते हैं सेंट्रोजोम। आर यू क्लियर विद दिस? फिर से एक बार सुन लो, ये दो क्या है, ऐसे ट्यूब लाइक जो है स्ट्रक्चर्स हैं, एक ऐसे है एक ऐसे है। ठीक है, और ये अरेंज कैसे होते हैं आपस में, परपेंडिकुलर। तो ये दो हैं क्या, ये दो मैम सेंट्रियोल हैं। क्या कहते हैं इन्हें बच्चे जी, सेंट्रियोल। क्लियर हुआ ये बात? है ना। अब ये दो जब आपस में जुड़ते हैं तो ये जुड़ते कैसे हैं, परपेंडिकुलर। सबको पता है परपेंडिकुलर तो ऐसा होता है, कुछ ऐसे दिखता है आपको, एक यहाँ होता है, ये दोनों ना इक्वेटर पे देखने को मिलते हैं हमेशा। आपको इक्वेटर समझते हो ना, एकदम टॉप साइड वाला इक्वेटर पे आपको देखने को मिलते हैं। और फिर उसके आगे मैंने आपको क्या बोला, सेंट्रियोल क्लियर हो गया, सेंट्रोजोम क्लियर हो गया, बचा क्या, सेंट्रोमियर। तो ये जो सेंट्रोमियर, ठीक है, जो हमारा क्रोमोसोम बना, क्रोमोसोम का जो ये सेंटर पार्ट है उसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। एक चीज और भी सीख लो, ये क्या नाम है इसका, ये जो धागा नुमा स्ट्रक्चर होता है क्या बोलते हैं इसे, क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन। ये क्या है, क्रोमोसोम। मैम क्रोमोसोम। ठीक है, इसका मतलब है समझ में आ रहा है चीजें। अब बचा ये, अगर ये एक सिंगल स्ट्रैंड होगा तो क्या बोलोगे उसको, सेंट्रोजोम। मैम सेंट्रियोल। बेटा होश में बोलो भूमि, सेंट्रियोल तो ये है ना जो इनको पकड़ के खींचेगा, सेंट्रियोल का और सेंट्रोजोम का कोई दूर दूर तक लेना ही नहीं है आपस में। भूमि ऐसे आंसर नहीं तो बच्चे, सेंट्रियोल एक अलग पार्ट है, ठीक है, सेंट्रोमियर क्रोमोसोम का पार्ट है। मैंने आपको क्रोमोसोम हमेशा कैसे दिखाया है, डबल स्ट्रैंड्स में दिखाया है। एक इसकी सिंगल स्ट्रैंड को क्या बोला जाता है, क्रोमैटिड। क्या कहते हैं इसे हम, सिंगल स्ट्रैंड को क्रोमैटिड। मैम बहुत सारी खिचड़ी करा दी आपने। चलो अब ध्यान से सुनो होश में, कोई भी क्लास में मेरी बेहोश नहीं बैठा होगा भांग वांग खा के। अब जिससे पूछूंगी ना वही बताएगा। मैम एक बार वो बता दो, सिंगल स्टैंड वाले का क्या नाम था?
विवेक अब नहीं बताऊंगी मैं, अब टाइम अप हो गया है, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी। अच्छा चलो ठीक है विवेक, मैं बता दूंगी। पहले तो मुझे बता दो ये क्या है दोनों जो मैंने बनाए हैं। ये सेंट्रियोल्स है मैं, मतलब इनका ग्रुप करके सेंट्रोजोम्स है। हाँ जी अब सही बोले, ठीक है। एक सिंगल को मैम कहते हैं हम सेंट्रियोल, और हमेशा मैम दो सेंट्रियोल ऐसे ही लिख लो मिलके क्या बनाते हैं, सेंट्रोजोम बनाते हैं। तो ये क्या हो गया बेसिकली, सेंट्रोजोम हो गया। इसको हम माइटोटिक या फिर स्पिंडल फाइबर भी बोलते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में सीखो, नेक्स्ट चैप्टर में सीखोगे। इतना ज्यादा उसमें नहीं जा रही, उन्हें बिल्कुल पगला जाओगे तुम लोग। तो ये दो वर्ड अभी क्लियर हो गए। ये दो क्या होते हैं, ये एक सेंट्रियोल है और ये दूसरा सेंट्रियोल है, दोनों साथ में मिले सेंट्रोजोम। और प्रिया ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मैम पेरिफेरल पे, नहीं इक्वेटर पे। हाँ जी, पेरिफेरी कहाँ वर्ड लेके आ रही हो बेटा, ये मैम इक्वेटर पे प्रेजेंट होते हैं। दूसरा आंसर भी बिल्कुल सही बोला लड़की ने। अब मैंने आपको बताया एक चीज क्या, कि ये रहा मैम हमारा क्रोमोजोम। अयो इसका तो नाम मैंने ले लिया, चलो ये तो तुम्हें पता भी था। ये क्या है, ये क्या है हमारा, ये है मैम क्रोमोजोम, राइट। क्रोमोजोम। ये क्या है, ये जो बीच वाला है, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, बिल्कुल सही बोली लड़की। ठीक है, ये मैम है सेंट्रोमियर। ठीक है, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिससे ये कंडेंस हुआ होगा, इससे ऐसे हुआ होगा ना कंडेंस, इसको क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन मटेरियल, बिल्कुल सही। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर 2 से 2.5 मीटर के लगभग होता है। अब अगर इसको हम जब तोड़ते हैं आपस में तो ये क्या बने, क्रोमैटिन। क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स, ठीक है। अब इन्हें ना आप क्या बोलते हो, जब ये एकदम सेम होते हैं ना तो इनको हम पता है क्या बोलते हैं, इसको आप बोल सकते हो मैम सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये क्या है, क्रोमोसोम का दूसरा नाम है सिस्टर क्रोमैटिड। आर वी क्लियर विद दिस? यस मैम। ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड। आपको ये नहीं पूछेगा मैम ब्रदर क्रोमैटिड क्यों नहीं, भाई सिस्टर क्रोमैटिड ही मुझे पढ़ाया गया, मैं भी तुम्हें वही पढ़ा रही हूँ। इसको हम कहते हैं बच्चा जी सिस्टर क्रोमैटिड। इतनी चीजें क्लियर हैं तो हम पहुंचते हैं थोड़ा सा पीछे और अपने चैप्टर को खत्म करते हैं। ठीक है चलो जी। अ सिंगल ह्यूमन हैज, ये पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था। ठीक है, फिर है सेंट्रोमियर होल्ड्स 2 क्रोमैटिड्स। वही चीज है कि 2 सेंट्रोमियर जो है 2 क्रोमैटिड्स को होल्ड करता है ना। एक क्रोमैटिड ये रहा, दूसरा ये है। ठीक है, ऑन द साइड्स ऑफ सेंट्रोमियर डिश शेप स्ट्रक्चर्स नीटोफोर्स आर प्रेजेंट। अच्छा बस एक पार्ट रह गया, कौन सा मैम? ये जो क्रोमोसोम है ना, इसमें जो बीच में सेंट्रोजोम आपको सेंट्रोमियर जो आपको दिख रहा है, इसके अड़ोस पड़ोस में ना ये ऐसे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैम नीटोफोर्स। लिखते कैसे हैं बट पढ़ते क्या है, नीटोफोर्स। समझ में आया इतना, या बहुत ज्यादा ओवरलोड हो गया, ऊपर से गया सारा? मेरे अकॉर्डिंग समझ में आ रहा होगा। देखो जी, अब हम इनकी पोजीशनिंग के बेस पे क्रोमोसोम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जो जनरली हमें मिलता है उसका नाम होता है मेटासेंट्रिक, जिसमें आप देख सकते हो कि देखो ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, ऊपर वाले को हम कहते हैं मैम पी आर्म। क्या कहा जाता है, पी आर्म। नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, क्यू आर्म, या जिसे हम लॉन्ग आर्म भी कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी कहानी क्या है, ये है मैम मेटासेंट्रिक। ठीक है, जब हमारे पी और क्यू आर्म दोनों बराबर होते हैं, पी और क्यू आर्म्स दोनों बराबर होते हैं तो उसे हम कहते हैं मेटासेंट्रिक। फिर क्या है, ठीक है, तो ये है हमारा मेटासेंट्रिक। फिर क्या है, सब मेटासेंट्रिक, जब हमारी पी आर्म जो है वो छोटी होती है और क्यू आर्म जो है वो बड़ी होती है। ठीक है, और एक्रोसेंट्रिक में क्या होती है कि हमारी जो ये आर्म्स हैं वो और ज्यादा छोटी हो जाती हैं, और टेलोसेंट्रिक में तो पूरी ही गायब हो जाती है। बट दिस टाइप ऑफ फॉर्म इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। आर वी क्लियर? बोलो बोलो, समझ में आया? ठीक है चलो जी। अब आ गया हीट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन, और यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। हीट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन की क्या कहानी है बच्चा जी? ये जो मैंने अभी आपको एक वर्ड दिया ना होमवर्क के लिए,
कि बेटा जी हेटेरोपाइक्नोसिस को करके लाना, तो ये आपको और ज्यादा क्लियरिटी देगा इस चीज पे। क्यों मैम? ये क्या है ना एक्चुअली कि मैंने जो भी आपको बताया कि मैम हमारे पास जो क्रोमोसोम है ऐसे, ठीक है, नहीं हटाओ, ऐसे नहीं, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा मुझे। हमारा जो क्रोमोसोम है, खरगोश के कान लग रहे हैं ना ये पूरे, ठीक है। ये हमारा कैसे होता है ना बच्चे कि मैम ये ऐसे करके, अभी आप सीखोगे, ठीक है। जो इसके वो होते हैं ना एकदम एंड, जैसे हम टेल कहते हैं, ठीक है, वो पूरी डार्क होती है। इनफैक्ट जब हम सेंट्रोमियर के पास होते हैं ना, तो वो एरिया भी एकदम डार्क होता है, ठीक है, एकदम डार्क। कोई बताएगा ये डार्क वाला बैंड्स क्या कहलाता है? भूमि? और बीच में मैम जो आपने दिया ना काम करने को, शायद वही। क्या फॉर्म करने को है? नो, वो तो तरीका है इसको ऐसे देखने का। मैं तुम्हें चलो आंसर भी बता देती हूँ। हेटेरोपाइग्नोसिस एक मेथड है जिसमें हम स्टेन की हेल्प से क्रोमोसोम्स में देख सकते हैं कि कहाँ पे डार्क स्टेन है, कहाँ पे लाइट स्टेन है। बट अब तुम लिख के लेके आना, ठीक है। कुछ ये इस तरीके से अरेंज होते हैं, तो ये ना कोई डिजाइन नहीं होता है, ठीक है। एक्चुअली जब मैं भी तुम लोग के इसमें थी ना, एज में थी, तो हम लोग को भी ना जैसे स्कूल में ना बोला गया, मतलब मैम ने एक दिन पढ़ाया, अगले दिन मैम ने बोला कि कल जो है डीएनए का, तुम भी अपने आप को म्यूट कर दो प्लीज, ठीक है। कल जो है हम लोग, मैं आपको क्रोमोसोम दिखाऊंगी। अब क्रोमोसोम जैसे माइंड में आपने सुना तो आपको कौन सा स्ट्रक्चर याद आएगा? यही है ना। हमें लगा यार वाह मजा आएगा, मस्त माइक्रोस्कोप में ये देखने को मिलेगा। फिर जब गए ना तो पता चला ऐसे धागा नुमा स्ट्रक्चर दिखा दिया। इतना देख के उसको गुस्सा आया था, मैंने कहा यार ये क्या है। चलो जी, अब यहां से आप इसको क्या बोलते हैं पढ़ते हुए चलो आगे, क्या है कहानी इसकी। देखो जी, ये है हमारे दोनों पार्ट्स। पहला पार्ट है कि हम ना इस क्रोमोसोम को या क्रोमैटिन स्ट्रक्चर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक वो पार्ट है जो आपको ये डार्क डार्क करके दिख रहा है, जो कि कैसा है, बहुत ज्यादा डेंसली पैक्ड है, जहां पे ना जीन्स का होना ना होना हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? इनएक्टिव कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इनएक्टिव कहते हैं, जो बहुत टाइटली पैक्ड होता है। तो ये जो मोस्टली आपको देखने को मिलेगा वो आपको सेंट्रोमियर के आसपास देखने को मिलेगा, या फिर एकदम जो टॉप एंड्स होते हैं वहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप समझ में आया कि ये हमारा कौन सा रीजन है? इसको हम कहते हैं, जो ये डार्क वाला दिख रहा है आपको, डार्क वाले को हम कहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन, ठीक है जी। ये कौन सा रीजन है मैम? ये मैम हमारा इनएक्टिव रीजन है। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा यहाँ पे। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या? डीएनए से आरएनए नहीं बन पाएगा। क्यों मैम डीएनए से आरएनए नहीं बन पाएगा? क्योंकि ये बहुत ही टाइटली पैक्ड है। ये ऐसे कह लो कि आपकी जो ये धागे हैं ना, वो बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा उलझे हुए हैं। तो उनको सुलझाना इज नॉट पॉसिबल। तो वहां पे कोई जीन का भी कोई रोल नहीं है, कोई फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये कैसे हैं ये मैम? यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शनली कैसे हैं? इनएक्टिव हैं, पहली बात। दूसरी बात है क्यों इनएक्टिव है? क्योंकि ये बहुत ही हाईली पैक्ड है, बहुत ज्यादा कॉइलिंग है इनमें, और ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक जीनोम्स में ही आपको देखने को मिलेंगे। और ये हमारे जेनेटिकली कह लो, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव कह लो, एक ही बात है। दे आर प्रेजेंट एट द न्यूक्लियस। मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस की पेरिफेरीज में, यहाँ पे, और इनके जो ये है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब इसी के साथ साथ हमारा यूक्रोमैटिन वाला कौन सा हो गया? यूक्रोमैटिन मैम हमारा जो ये लाइट वाला रीजन दिख रहा है आपको, ठीक है, जिसको मैंने कलर नहीं किया है। और अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए कैसे व्हाइट कलर से कर देती हूँ, ठीक है। कि ये व्हाइट वाला जो रीजन है हमारा कैसा है, वो मैम हमारा लाइट बैंड्स भी हम उन्हें कहते हैं। और ये कैसा है? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है मतलब डीएनए से आरएनए बनेगा। बिल्कुल सही नंदिता। नीतू। अच्छा नीतू, सॉरी जी, फिर से आपका नाम नहीं दिख रहा है, बस एन दिख रहा था, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। नंदिता तुम्हारी क्लास में नहीं है ना कोई? नहीं, 12th में है, ठीक है। चलो, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। दूसरा ये है, अच्छा एक तुम्हारी क्लास में प्रियंका आती थी पहले, राइट? क्यों नाजो, तुम्हारा ही क्लास था ना, 11th का ही बैच था वो। पता नहीं मैम आती होगी। क्योंकि वो बहुत बोलती थी, गुस्सा भी हो जाती थी, मतलब पहली स्टूडेंट देखी थी तो टीचर से गुस्सा हो जाती थी, हाँ यस मैम, यस मैम। है ना? हाँ, अब नहीं आती है वो,
माइट भी दूसरे बैच में चली गई हूँ तुम लोग भी तो जाने वाले हो। चलो ठीक है, ये क्या है हमारा, ये मैम हमारा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। दूसरा क्या है, डीएनए हमारा यहाँ पे लूज है। एक्टिव क्यों है, क्योंकि हमारा जो डीएनए है वो एकदम आराम लूजली पैक्ड है। आपको पता, आप पता कर सकते हो कि कौन सा जीन कहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होगा। फिर क्या है, ये हमारे दोनों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में देखने को मिलता है, जेनेटिकली एक्टिव होता है और ये इनर साइड में प्रेजेंट होता है, ये रहा अंदर साइड में प्रेजेंट होता है हमारे इसमें। ठीक है, मतलब यूक्रोमैटिन और ये हेटेरोक्रोमैटिन जो है ना पैक एक साथ रहते हैं, अलग अलग नहीं है। ये क्योंकि लूजली पैक्ड है इसीलिए लाइट स्टेन करता है, ये डार्क स्टेन करेगा। अर्ली रेप्लिकेटिव स्टेज में प्रेजेंट होता है, ये लेट रेप्लिकेटिव में प्रेजेंट होता है। ये स्टिकी नहीं होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा स्टिकी होते हैं, इसीलिए आपस में चिपके रहते हैं। अलाउज अ जीन टू फॉर्म प्रोटीन, मतलब क्या कि डीएनए से आरएनए बनेगा, हमने ट्रांसक्रिप्शन वाला पढ़ लिया, और आरएनए से प्रोटीन को भी बनाएगा, मतलब क्या कि ट्रांसलेशन भी होगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। फिर कह रहे हैं लो जेनेटिक डेंसिटी होती है, क्योंकि जेनेटिक डेंसिटी लो मतलब क्या, क्योंकि लूजली पैक्ड है तो ऑब्वियस है कि जीन्स का जो नंबर होगा वो बहुत ही कम होगा, करेक्ट। और यहाँ पे जेनेटिक डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी और जीन्स का नंबर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, ये कितने होते हैं, 2 से 3% ही होते हैं और ये 97 से 98% बनाते हैं। क्लियर जी, बोलो बोलो, राइट चलो जी। सो हियर वी आर डन विथ आर दिस चैप्टर और अब बचता है क्या, प्रैक्टिस। देखो जी अंजलि मैम आपने कितना पढ़ाया, देखते हैं कितना सीखे आप लोग। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अगर लास्ट में हमारे पास टाइम बचा तो वी विल गो विद दीज स्लाइड्स आल्सो, बट पहले के लिए हमें क्या करना है, आज वाला टॉपिक पर ले लेंगे न्यूक्लियस, देखते हैं कितना सीखे हो न्यूक्लियस में। चलो जी, सॉरी जी, चलो अभी ताजा ताजा ही पढ़ा है, ठीक है। दिख रहा है ना इतना स्क्रीन आपको, या थोड़ा सा और जूम इन कर दूं मैं? नहीं दिख रहा है। दिख रहा है ना, चलो 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 चलो, क्वेश्चन नंबर 96 देखें जी, तब तक हम पानी वानी पी लें थोड़ा। प्लीज बेटा जी अब बेइज्जती मत करना मेरी कि तुम लोगों से हो नहीं रहा हो। देखो जी, इतना हार्ड भाई, इतना तो हार्ड ये मतलब चैप्टर भी नहीं है। अगर तुम लोग को ना ये हार्ड लग रहा है ना तो सोचो नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा क्या करेगा, वो जैसे कहते हैं तुम्हारी पूरी बैंड बजा देगा। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो लिटरली हार्ड चैप्टर है, ठीक है। इवन तुम्हारे जो सीनियर्स है ना वो अभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें, और वो एक्चुअली है भी थोड़ा ऐसा, क्योंकि उसमें ना कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, बस इसलिए, और कोई रीजन नहीं है। किसी ने तो आंसर बोला, किसने? 96 ये बोला है आपने, किसने बोला है? एक क्या नाम है आपका, मैं नाम दिख नहीं रहा मेरे को, जस्ट 1 सेकेंड। नाजो, आपको पता है ना मैंने क्वेश्चन नंबर 96 दिया है आपको, एक बार फिर से पढ़ लो उसे, अभी जस्ट पढ़ के हटे हो। मैम मैंने नहीं बोला तो कौन बोला? नीतू 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 नीतू, हाँ जी सॉरी, नीतू जी ने बोला। बाकी लोग और भी को सपोर्ट कर रहे हैं डी को? यस मैम। मैंने अभी जस्ट तुम लोग को ताजा ताजा न्यूक्लियस पढ़ाया है और तुम लोग को ताजा ताजा न्यूक्लियस नहीं याद हो रहा है। अब सारे डी पे क्यों आ गए भाई, क्यों जी, बोलो बोलो, अब सारे डी पे क्यों आ गए? क्योंकि मैम सही आंसर ही वही है, ठीक है बेटा। प्रोटीन्स का बनना, राइबोसोम्स का बनना, एंजाइम्स का बनना, हर एक चीज जो है न्यूक्लियस में बनेगी और उसको न्यूक्लियर पोर ही होंगे जो बाहर लेके जाएंगे, ठीक है जी। हाँ जी बेटा जी, अब आप आए हो लाइन पे। चलो जी थोड़ा सा होश में आ जाओ सारे के सारे, मुंह धो लो ऐसे करके। चलो क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। द सेल्स दैट लैक न्यूक्लियस, अभी जस्ट पढ़ा है डीएस का।
डी, ए एंड बी दोनों बिल्कुल सही। चलो, नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस आर द साइट ऑफ एक्टिव सिंथेसिस ऑफ नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। किसकी बात कर रहे हैं? मैम प्रोटीन सिंथेसिस। और कोई? क्वेश्चन नंबर 98 बेटा, ये नीट का क्वेश्चन है, सोच लो। सी मैम। बिल्कुल सही बेटा, आरएनए। ठीक है, आरआरएनए बिल्कुल सही। ठीक है, कि नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं न्यूक्लियस में, दे आर द एक्टिव साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए। ठीक है बच्चे, प्रोटीन सिंथेसिस अभी नहीं बोलोगे बच्चा। प्रोटीन सिंथेसिस कभी भी हमारे न्यूक्लियस के अंदर नहीं होती है, ये बात याद रख लो। ठीक है, आपको अगर नहीं पता है ये बात तो मैं आपको थोड़ी सी, मतलब बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगी ना, तुम लोग के लिए बहुत टफ हो जाएगा। क्या होता है ना, कहानी हमारा, आपने एक वर्ड सुना होगा, नहीं सुना है ना तो अभी के लिए सुन लो। जैसे तुम लोग पता नहीं सोचते ही होगे अंजलि मैम भावनाओं में बह के कुछ ज्यादा बता देती है। एक्चुअली ये 12th का पार्ट है, बट अभी के लिए बस थोड़ा सा सीख लो जिसकी वजह से आप आगे चल के कंफ्यूज ना हो। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। ठीक है, क्या होता है सेंट्रल डॉगमा मैम? एक्चुअली आपने डीएनए वर्ड सुना है ना, आपने आरएनए वर्ड सुना है, आपने प्रोटीन वर्ड भी सुना है, करेक्ट? ठीक है, ये तीनों वर्ड डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना, इस पूरे प्रोसेस को हम सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। सेंट्रल डॉगमा क्यों? क्योंकि यही हमारा बीच का क्या है, करता धरता है, सब कुछ है। ठीक है, डीएनए से आपको पता है, डीएनए से डीएनए भी बनता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैम रेप्लिकेशन। ऐसे एरो दिखाते हैं कि डीएनए से मैम डीएनए ही बन रहा है, तो उसको हम कहते हैं बेटा रेप्लिकेशन। थोड़ा सा सीख लो, है ना, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, मुझे पता है आज बहुत ज्यादा हार्ड हम लोगों ने चीजें पढ़ी हैं। डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है बच्चे? अभी जस्ट मैं 2-3 बार ये वर्ड बोल चुकी हूँ, डीएनए से आरएनए बना, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? तुम लोग लिख नहीं रहे हो साथ में योगिता? बच्चे इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अब याद रहेगा आपको? बोलो बोलो जल्दी से। यस मैम। याद रहेगा मैम। और ट्रांस जो आरएनए होता है ना, आरएनए से हम डीएनए भी बना सकते हैं वापस से। तो बस एक वर्ड ऐड हो जाएगा, क्या? रिवर्स। रिवर्स और साथ में ट्रांसक्रिप्शन भी। ठीक है, आई नो ये 12th का टॉपिक है, बट आपका क्वेश्चन जो है इससे सॉल्व नहीं होगा इसके बिना। फिर क्या है, आरएनए से प्रोटीन, जो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है कि आरएनए से जो प्रोटीन बना वो कैसे बना, कहाँ बना? आरएनए से प्रोटीन बनना, ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, ये हमारा न्यूक्लियस के अंदर हो रहा होता है। ठीक है बच्चा, और न्यूक्लियस जो है हमारा, आपको पता है किस में होता है? सेल में होता है। सेल के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म भरा पड़ा है, करेक्ट? तो ये आरएनए तक तो यहाँ पे बन जाएगा, बट आरएनए जो है हमारा एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, बट एमआरएनए से प्रोटीन वो कहाँ जाके बना रहा है? साइटोप्लाज्म में जाके बनाएगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ये थोड़ा सा साथ में लिख लो और 2-1 बार बस इसको पढ़ना, ठीक है? तो आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी और रियली बहुत हेल्पफुल होगा ये। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि हमारा आंसर एमआरएनए क्यों गलत है, क्यों नहीं लिया हमने, या प्रोटीन सिंथेसिस क्यों नहीं लिया हमने, सिर्फ आरआरएनए क्यों लिया? ठीक है, क्योंकि राइबोसोमल आरएनए जो होगा वही हमारा यहाँ पे प्रेजेंट होगा इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर हो रहा होगा। प्रोटीन सिंथेसिस मैम साइटोप्लाज्म में होती है, एमआरएनए का बनना भी हमारा साइटोप्लाज्म में होगा। एकदम मैंने आपको एजेस पे लिखा है ना, तो ये जस्ट यहाँ पे क्रॉस करके यहाँ पे आएगा, तब हमारा एमआरएनए बनेगा। और सिमिलर इज द टीआरएनए। टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। आरआरएनए को जो लिखा है राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए। ठीक है, थोड़ा सा समझ में आ रहा है? थोड़ा सा प्लीज ये वाली वीडियो एक बार दोबारा से जाके देखना। प्रकाश जी समझ में आएगा, मुझे पता है अभी आप छोटे हो, ठीक है, बट आपको कितना अभी क्या कौन सा महीना चल रहा है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, मार्च, अप्रैल। ज्यादा से ज्यादा आपके पास 10 मंथ्स का टाइम है। 10 मंथ्स के अंदर आपको बड़ा होना है। तो बड़ा होने के लिए मैं डेली जो है तुम्हारे ऊपर पानी डाल रही हूँ। पौधे नहीं देखे आपने? ये मैं खाद और पानी डाल रही हूँ तुम्हारे ऊपर, ठीक है, ताकि तुम थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से बन जाओ। तो ये पूरी वही कहानी है आपको। ठीक है जी, चलो जी, अब आ गया हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। एक बार प्लीज इसकी वीडियो जरूर देखना,
मैं कल के कल जैसे ही आएगी वैसे ही वीडियो डाल दूंगी, ठीक है, आपके ग्रुप में ही डाल दूंगी, सो दैट आप एक बार देखें जरूर और देख के मुझे रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे। कौन सा इनकरेक्ट है जी, देखो जी, अभी मैंने आपको सारा बताया था, ये रहा मैम, ये रहा, यहीं पे देख लो, ये क्या है हमारा सेंट्रोमियर, क्या कह सकते हो उसे, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कह सकते हो, नहीं कह सकते हो, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब समझते हो कि एक धागा है उसको हमने तोड़ दिया और फिर उसको वहीं पे जोड़ रहे हैं, तो वो क्या हो गया, एक गांठ आ जाती है, तो उसे ही हम कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है वो ये होता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पे जो माइक्रो सैटेलाइट्स आती है ना क्रोमोसोम्स के ऊपर, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। चलो जी, अभी के लिए बताओ, तो ये हमारा सही हो गया मैम, ठीक है। नीटो फोर्स मैंने आपको बताया कि हमारे सेंट्रोमियर के आजू बाजू में एक चीज ऐसे करके लगी होती है, नीटो फोर्स, और वो कैसा होता है, डिस्क की तरह ही होता है, लग भी रहा है डिस्क की तरह आपको, हाँ जी मैम सही है। हिस्टोन्स क्या है, हाँ हिस्टोन्स क्या है, बेसिक प्रोटीन है। अभी मैं अगर हिस्टोन्स पढ़ा दूंगी ना तो तुम लोग रोने लगोगे तो इसलिए मैं नहीं पढ़ा रही हूँ अभी आपको हिस्टोन, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें सेंट्रल डॉगमा पचाना ही थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, ठीक है, हल्का सा, बट ट्रस्ट मी एक बार इसको पढ़ लोगे ना बहुत ही मजा आएगा आपको पढ़ के इसको। चलो अब ये वाले आ जाओ, ये देखो नीट के क्वेश्चन हैं आपके, ये कर लिया तो आपने मतलब कि कर लिया। द शॉर्टर एंड द लॉन्गर आर्म्स ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स आर रेफर्ड एज, क्या कहते हैं, शॉर्ट वाले को क्या बोलते हो, शॉर्ट वाले को क्या बोलते हो, ठीक है, कौन सा होता है शॉर्ट, ऊपर या नीचे, ऊपर। चलो क्वेश्चन नंबर 103, ये वाला तो आप बता सकते हो क्योंकि मैंने अभी जस्ट बता दिया आपको, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा। 103 की ये हमारा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है और ये हमारी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, तो कौन सा आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग, सीरियसली तुम लोग इतने घोंचू हो, बीओ। हाँ जी विवेक जी, एक आप ही होशियार हो मुझे लगता है क्लास में, बाकी लोग क्लास में क्या कर रहे हैं बेटा जी, कितने लोग हैं तो पूरी की पूरी जनता आजकल आ रही है हमारी, वर्षा, सोनिया, अभिषेक, अमन, क्या हो गया भाई, बहुत ही व्यस्त हैं आप लोग, कहीं कोई अपनी मम्मी के साथ बैठ के सीरियल तो नहीं देख रहा ना स्टार प्लस पे, नीतू ए होगा सच में, अभी जस्ट मैंने आपको बोला कि सेंट्रोमियर इज द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, अभी जस्ट बोला है मैंने, है ना, सबको ये बात याद है ना, और बी जो है अपने आप ही फिर अब सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बन जाता है बच्चा, ठीक है, और इन्हें हम सैटेलाइट्स कहते हैं, बेसिकली तो माइक्रो सैटेलाइट्स कहते हैं, बट क्या बोलते हैं सैटेलाइट्स, ठीक है, ये है हमारा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। बेटा ये थोड़ी बहुत चीजें याद रखो, अब इसी के बेसिस पे हमारा आंसर क्या बन जाएगा, मेटासेंट्रिक, दोनों के दोनों बराबर हैं, वैसे भी इससे भी अंदाजा लगा सकते थे आप, दोनों हमारे बराबर किसमें होते हैं, मेटासेंट्रिक में ही होते हैं, अभी तो पढ़ के आए हो मेटासेंट्रिक, फिर जो थोड़ा सा कम होता है सब मेटासेंट्रिक, फिर जो और कम हो जाता है टीलोसेंट्रिक, और फिर जो बिल्कुल ही गायब हो जाता है एक्रोसेंट्रिक। यही पढ़ाया था मैंने या कुछ और पढ़ के आए हो, मैंने तो भाई यही पढ़ाया था, एक बार आपको मेरे अकॉर्डिंग यूट्यूब देखने का जरूरत है मेरा वीडियो, फिर उसके बाद बताना। चलो जी अभी जस्ट चलो मैंने आंसर भी बता दिया, अब देखते हैं इसके बेसिस पे इसको कितने लोग सही कर पाएंगे, बताएं जी। क्वेश्चन नंबर 101 क्या आंसर है इसका, बी, सारे निकाल लिया है आपने, बी, जस्ट 1 सेकेंड मैम डी, 1 सेकेंड बच्चा, मैम डी, मैम बी, मैम डी, डी बी डी बी डी। अब मैं पहले आंसर बताती हूँ, ठीक है, ये हमारा क्या है, बोलो जी, क्वेश्चन नंबर 101 मेटा, डी है मैम हमारा मेटासेंट्रिक, ठीक है, कोई डाउट है इसमें, नो मैम, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, मेटासेंट्रिक है क्योंकि दोनों एकदम बराबर पे हैं, मिडिल में है, बराबर है,
ये कौन सा है? सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, ये कौन सा है? टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक है बेटा। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये हमारा कौन सा है? एक्रोसेंट्रिक। अब देख लो कौन सा है। ए हमारा एक्रोसेंट्रिक कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है शायद बी में, फिर टीलो, फिर मेटा, फिर सब। ये क्या हुआ? मैम आपने उल्टा बोल दिया है। मतलब मैम ये एक्रो वाला मैम मेटासेंट्रिक तो डी होगा ना? हाँ, मेटासेंट्रिक तो डी ही है। मैम जो आपने टीरो बोला है ना वो ए होगा और एक्रो हमारा बी होगा, ऐसे होगा। सच में? यस मैम, ए टेलोसेंट्रिक होगा। एक सेकंड दो। प्रकाश जी इतना काहे कंफ्यूज हो रहे हो भाई? क्या मैडम इंसान नहीं है? हमसे गलती नहीं हो सकती? हाँ जी, सो सॉरी। बिल्कुल सही बोला आपने बच्चा जी, थैंक यू जी। मैंने बहुत टाइम बाद एक्चुअली पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए आपका ये पता नहीं कैसे, मतलब बहुत टाइम बाद तो नहीं पढ़ा रही हूँ, बट पता नहीं कैसे ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। तो ये हमारा उल्टा मैंने कर दिया आपका। ठीक है, दिस इज योर एक्रो, ठीक है, एंड दिस इज आर टीलो। अब मिल गया हमारा, ये हमारा करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 104 और 105। क्या कह रहा है ये? द डायग्राम, द below diagram show a chromosome. Which of the following table refers correctly to the chromosome? Okay. Number of centromere, सेंट्रोमेयर दो कब होते हैं भाई? सेंट्रोमेयर तो एक ही होता है। नंबर ऑफ नीटोफोर्स दो कह सकते हैं, नंबर ऑफ आर्म्स 4 कह सकते हैं। चलो जी बताओ जी कौन सा आंसर है इसका 104 का? मैम बी। ऑप्शन बी। बिल्कुल सही। मैम बी। सेंट्रोमेयर कितने होते हैं? एक। डिस्क शेप नीटोफोर्स 2 और आर्म्स कितनी है? 4। बिल्कुल सही। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली फाउंड इन प्लांट्स? अभी जस्ट करके हटे हो ये वाला पार्ट भी। दो बताए थे मैंने आपको। मैम सी। ऑप्शन सी। बिल्कुल सही। दूसरा क्या था? ग्लाइकोसोम है। एक और भी था ना साथ में? नो, तुम सबको बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना सख्त जरूरत है YouTube देखने की। एक बार इस वाली क्लास की रिकॉर्डिंग सब देखेंगे। चलो जी, अब हम आ जाते हैं हमारे नीट के सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स पे। ठीक है, चलो जी आ जाओ। ये सारे क्वेश्चंस आपके नीट के हैं। ये अगर हमने 10 क्वेश्चंस भी कर लिए तो मतलब समझ लो कि आपने 20 क्वेश्चंस की नॉलेज ले ली है, क्योंकि ये सारे जो हैं आपके स्टेटमेंट वाइज मिलेंगे। फटाफट से इन तीनों को देखो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 116 इतना हार्ड है? सी। चलो जी देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इनकरेक्ट बताना है हमें। ठीक है, सबसे पहले तो यही देख लो कि यहाँ पे पूछा गया है इनकरेक्ट। नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है हमारी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन्हें किसी की भी डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। तो ये बात तो हमारी सही है मैम, तो ये इनकरेक्ट बात नहीं है। भले ही एक सिंगल छोटा सा सेल है, बट वो क्या है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है अपने किसी भी मेटाबॉलिज्म के लिए। Any structure less than a complete structure of cell does not ensure the independent living. ठीक है, कि अगर कोई एक स्ट्रक्चर है हमारा जो सेल का है, बट वो क्या है, इनकम्प्लीट है, लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर, वो कंप्लीट नहीं है, तो क्या वो हमारा जो है वो बताता है आपको कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? हाँ जी मैम, बिल्कुल ही बताता है वो। अगर किसी स्ट्रक्चर में, खुद से सोचो ना, तुम्हारा ही बॉडी ऑर्गन है, तुम्हारे पास हर्ट ही नहीं है, आर यू वो कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म या जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा? नहीं मैम, आपको डिपेंडेंसी है क्योंकि आपको वो ऑर्गेनेल चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर बात भी बिल्कुल सही है। फिर है हमारे स्क्लीडन। क्या स्क्लीडन ने न्यूक्लियस को बनाया था? अभी तो पढ़ के आए थे न्यूक्लियस। किसने बनाया था न्यूक्लियस? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। तो ये हो गए हमारा गलत, और ल्यूवेनहॉक सबसे पहले थे जिन्होंने लिविंग सेल में देखा था। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी इनकरेक्ट ही पूछा है, बताएं जी। क्वेश्चन नंबर 117।
और मैं अभी ना आपको 2 ये वाले क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कराऊंगी, बिकॉज ना बच्चे ये वाले मैम, क्वेश्चंस डी? छोड़ के आते हैं। मैम बी। डी। डी, चलो जी देख लेते हैं। ये बात तो मैम हमें बिल्कुल पता है कि माइक्रोप्लाज्म हमारा सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, ये बात आपने सिखाई है हमें मैम। हाँ जी मैम, मैंने आपको सिखाई है, मुझे खुद को भी पता है। बैक्टीरिया का जो लेंथ होता है वो लगभग 3 से 5 मिलीमीटर होता है। हाँ जी मैम, हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे थे, तो प्रोकैरियोट्स में इतना ही लगभग, मैक्स टू मैक्स 10 मिलियन तक जा रहा था, नहीं 10 मिलियन तक भी नहीं जा रहा था, इतना ही जा रहा था, ठीक है, कि यहाँ 3 से 5 मिलियन के लगभग होता है। लार्जेस्ट जो सेल है हमारा वो कौन सा है? ऑस्ट्रिच का है। हाँ जी मैम बिल्कुल है। अभी तो हमने पढ़ा, ठीक है, कि स्मॉलेस्ट सेल माइक्रोप्लाज्म है, तो ये कैसे हो सकता है ना? दोनों कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट हैं अगर आप देखो, मतलब कि एक दूसरे को, जैसे कहते हैं ना वो राहुल गांधी वर्सेस मनमोहन सिंह, तो नाउ यू नो कि आपको किसको वोट करना है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है कि नर्व सेल आर द स्मॉलेस्ट सेल। हम अभी पढ़ चुके हैं मैम कि माइक्रोप्लाज्म हमारा स्मॉलेस्ट सेल है, एंड वी आर 110% श्योर ऑन इट। तो ये आंसर ही हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। ऐसे आप आंसर्स निकालेंगे। फिर क्या आ गया? फिर से आपसे इनकरेक्ट पूछा गया आपसे। ओके जी मैम, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, बताएं जी, इज इट ट्रू? यस मैम। 110% ट्रू है मैम। पिल्लाई एंड फिम्ब्रे आर इन्वॉल्व्ड इन द मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल, करेक्ट है ये बात? यस मैम। नीतू जी ऐसे नहीं बोलो भाई, फिम्ब्रे था, पिल्लाई तो ठीक है क्या, बट दूसरा आंसर फिम्ब्रे था। क्या पढ़ाया था मैंने बेटा? तुम लोगों ने तुम लोग बहुत गंदे बच्चे हो, अभी तुम लोगों को सुधारना पड़ेगा मुझे। फ्लैजिला वाला भी तुम लोगों ने नोट्स बना के नहीं भेजा मुझे अभी तक, इतने खराब हो तुम लोग। अरे अंजलि मैम, आप इतना सारा तो काम दे देती हो, आपको पता नहीं है हम लोग के ऊपर कितना बर्डन है ना? मैंने नहीं पढ़ाया था आपको फ्लैजिला, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लैजिला आएगा, इसी वजह से ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, बाकी दोनों सही है। चलो जी, अब इस वाले को एक बार देखो, पहले इनको ही देख लो एक बार, लास्ट के 2 भी, फिर अब मैं तुम्हें ये वाले बताती हूँ थोड़ा सा करना, क्योंकि ये वाले ना बच्चे छोड़ के आते हैं, क्योंकि उनको करने में मजा नहीं आता ये। चलो, एक्चुअली मुझे भी नहीं आता है, बट तुम्हें तो दिलवाना पड़ेगा ना कि तुम्हें मजा आए। 119 और 120 देखो फटाफट से। यहाँ इनकरेक्ट, यहाँ पे भी इनकरेक्ट। नीट वालों का फेवरेट है ये इनकरेक्ट पूछना। विवेक जी क्या हो गया भाई, रिवाइज करके नहीं आए हो क्या? मैम डी। विवेक जी हो क्लास में तो हो आप? मैम डी। अभी देख रही हूँ प्रिया, 1 सेकंड दो। विनायक आपके नंबर तो काफी अच्छे आते हैं, बट आप क्लास में बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी तरफ से जो लिस्ट गई है अच्छे स्टूडेंट्स को जो सेपरेशन में, उसमें आपका भी एक नाम है, बट आप क्लास में बोलते क्यों नहीं है? मैम यहाँ पे थोड़ी सी इंटरनेट कनेक्शन की दिक्कत होती है इस वजह से। तो बेटा लिख लिया करो, एटलीस्ट स्मार्ट स्टूडेंट से मेरा इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक मेरे को कैसे पता चलेगा? जैसे योगिता, विवेक, तुम हो गए, और भी मतलब तुम्हारी क्लास के और भी बच्चे हैं। आज मेरी तरफ से 11 नाम गए हैं आपकी क्लास से, तो प्लीज थोड़ा सा इंटरेक्ट कर लिया करो क्लास में, है ना? बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत बोल लिया करो। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे बैठ के जोक सुनाओ, बट थोड़ा सा इंटरेक्ट करा करो, ठीक है? चलो जी, आ जाइए जी। क्वेश्चन नंबर 119, आपने बोला आंसर क्या? डी। किसने बोला था? नीतू आपने? यस मैम, मुझे डी लग रहा है। ओके, नीतू एंड प्रिया दोनों का ही जो आंसर है वो डी है। बाकी लोगों को क्या लग रहा है? हमें इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। पॉलीजोम्स इंडिकेट द सिंथेसिस ऑफ आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड इन द मल्टीपल कॉपी। क्या पॉलीजोम जो है, पॉलीजोम का मतलब क्या समझ रहे हो? पॉलीजोम्स का मतलब क्या है? मैम बहुत सारे जब राइबोसोम से mRNA बनते हैं तो पोली राइबोसोम बनता है उससे, जिसको हम पॉलीजोम भी कहते हैं। बिल्कुल सही बोली लड़की। फिर क्यों गलत आंसर बोल रही हो जी? ये इनकरेक्ट पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि पॉलीजोम इंडिकेट द सिंथेसिस ऑफ आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड्स इन मल्टीपल कॉपीज। प्रिया आपको ये बात कहाँ से गलत लग रही है? जो तुम बोल रही हो वही चीज तो लिखी हुई है कि पॉलीजोम में भी मैम क्या होता है, जैसे हमारे पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं,
पॉलीपेप्टाइड, देखो तुम कंफ्यूज क्यों हो रही हो, क्योंकि आपको अभी तक ये नहीं पता मैम कि जो राइबोसोम्स होते हैं, आप क्या कहना चाह रहे हो कि जो मैम राइबोसोम्स होते हैं वो बहुत सारे राइबोसोम्स ऐसे आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, यही तो कहना चाह रहे हो प्रिया, आप यही बोलना चाह रहे थे आप, जल्दी बोलो। यस मैम। है ना, ये आपस में किसकी हेल्प से जुड़े हुए हैं, ये क्या धागा लगा हुआ है इनके बीच में? नो किससे मैम, जुड़े हुए बच्चे? mRNA। mRNA यहाँ नहीं होता बच्चा, mRNA का तो हम सिंथेसिस करते हैं, ये आपस में जैसे जुड़े होते हैं ना, ये आपस में जुड़े होते हैं पेप्टाइड से। पेप्टाइड एक बॉन्ड का नाम है, जैसे हमारे कार्बन कार्बन नहीं होता है, यस मैम। वो किससे जुड़ा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। यस मैम। तो ये हमारे जो राइबोसोम्स हैं ये आपस में मैम पेप्टाइड से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब ये पेप्टाइड है, ये पेप्टाइड है, ये पेप्टाइड है, तो क्या बोलोगी इसे? इसे अगर पॉलीजोम्स कह रही हो तो इन्हें क्या बोलोगी? पॉलीपेप्टाइड्स ही ना बोलोगी। यस मैम। तो वही तो कह रहा है ये कि पॉलीजोम इंडिकेट द सिंथेसिस ऑफ आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड्स इन मल्टीपल कॉपीज। पॉलीजोम्स का जो हमारा सिंथेसिस चल रहा है, पॉलीजोम्स मतलब क्या, मल्टीपल राइबोसोम जब हम बना रहे हैं तो उस टाइम पे ही क्या हमारा आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड्स का भी सिंथेसिस हो रहा है? हाँ जी मैम, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ना प्रिया? खुद की बोली लैंग्वेज को ही तुम गलत बोल रही हो कि मैम लिखा आपने गलत है। चलो अगला क्या है हमारा, क्या राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस है? अभी जस्ट ये भी बात आपने बोली, राइबोसोम्स में ही तो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। फिर है पॉलीजोम कंसिस्ट ऑफ मेनी राइबोसोम्स अटैच्ड टू टीआरएनए। क्या वो ट्रांसफर आरएनए से जुड़े होते हैं? नो, दे आर अटैच्ड टू मैसेंजर आरएनए। ठीक है, वो किससे जुड़े होते हैं? मैसेंजर आरएनए से, ठीक है। और प्रिया आप जिस हो ना, वो हमारा एमआरएनए का ही ये होता है, जो स्ट्रैंड होता है ना वो एमआरएनए के ही आता है, जिसको हमारा जो राइबोसोम है वो रीड करता है और अपना ये जो है क्या बोलते हैं प्रोटीन को बनाता है, ठीक है, प्रोटीन कह लो या अमाइनो एसिड बनाता है। तो यही गलत है हमारा, तो सॉरी जी। फिर है 50S और 30S जो है, क्या वो कंबाइन करके 70S बनाते हैं? यस मैम। यस मैम। चलो जी आ जाओ जी, इस वाले को करते हैं। थोड़ा सा होश में करना ये वाले क्वेश्चन, मुझे पता है कि तुम लोग को पसंद नहीं आएंगे क्योंकि मुझे खुद को नहीं पसंद है, बट मुझे नीट नहीं देना है, तुमको नीट देना है, ठीक है। चलो जी देखो क्या कह रहा है, आपको कैसे करने होते हैं ये क्वेश्चन आपको पता है या मैं थोड़ा सा बता दूं एक बार? हम एक बार बता दीजिए। देखो यहाँ पे ना आपके पास ऑप्शंस ना पहले से ही दिए हुए हैं, ABCD 4 ऑप्शंस आपको पहले से ही दिए हुए हैं। आपको क्या बताना है कि हमारे पास जो 2 लाइंस दी हुई है ना, एक है असर्शन, असर्शन का मतलब कि जिसे हम कहते हैं ना वो यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है, कि जो सच बात है। और दूसरा दिया होता है मैम नीचे क्वेश्चन में रीजन, ठीक है। रीजन मतलब क्या जो हमने ऊपर वाली स्टेटमेंट कही है वो हमारे रीजन से जो है, जो उसका रीजन बताया है वो सही है या गलत। पहला जो दिया जाता है कि अगर आपको पहला ऑप्शन कब सिलेक्ट करना है कि जब हमारे असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, बट जो आर है इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो आर है, रीजन है, वो बिल्कुल ही सही एक्सप्लेन कर रहा है इस वाले को, तो आप ऑप्शन ए सिलेक्ट करोगे। बी आप कब सिलेक्ट करोगे कि दोनों स्टेटमेंट्स तो ट्रू हैं, बट जो रीजन है वो रीजन जो है वो जो है बात सही है, बट जो है इसके साथ इसके कंटेस्ट में नहीं है। जैसे कि अभी अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 2 स्टूडेंट्स के नाम मुझे सबसे ऊपर जो हाईलाइट हो रहे हैं, नीतू और नरगिस, ठीक है। अब मैं आपसे कैसे बोलूं कि नीतू क्लास में फर्स्ट आती है, ठीक है, नरगिस नीतू को चीटिंग करवाती है, ठीक है। तो ये दोनों बात क्या हो गई, आपस में मिल रही है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि नीतू क्लास में फर्स्ट आती है और नरगिस ने MBBS में एडमिशन लिया है, ठीक है, तो ये दोनों बातों का क्या कोई लिंक है? दोनों बातें सही हैं, बट दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। बट पहली वाली बात का आपस में लिंक था, क्योंकि नीतू फर्स्ट क्यों आ रही थी? क्योंकि नरगिस उसे चीटिंग करवा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे बताना है, तो ये बी वाला पार्ट सही है। अगर हमारा ए सही है और बी फॉल्स है तो ये, और ए गलत है, बी ट्रू है, स्टेटमेंट की बात है तो ये, ठीक है। आपको ये निकालना है। और आजकल ये जो है ना नीट वालों का फेवरेट पार्ट हो गया है, कम से कम 10 क्वेश्चंस आपके इससे आते हैं, पता है आपको, एंड आई रियली हेट दिस पार्ट। चलो जी आ जाओ, क्या है अब इनको फटाफट से पढ़ो और मुझे बताओ। बस इसी पेज को करते हैं आज की क्लास के लिए, फिर आपकी छुट्टी, ठीक। मुझे पता है आपकी 8 बजे से दूसरी क्लास भी है। देखो 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 फटाफट से मैम ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कह रहे हैं कि स्मॉलर सेल्स
स्मॉलर सेल्स आर यूजुअली मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स। ठीक है जी। दूसरी बात ये क्या कह रहा है आपसे कि स्मॉलर सेल्स हैव हाई न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो एंड हाई सरफेस वॉल्यूम रेशियो। अब बताइए जी, क्या दोनों बात सही है? देखो, उसने बिल्कुल सही बात बोली है कि जितना स्मॉलर सेल होता है वो उतना ही मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। और वो एक्टिव क्यों होता है? क्योंकि उसमें हाई न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो देखना पड़ता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक का जो है हाई रेशियो देखने को मिलता है एंड हैव हायर सरफेस वॉल्यूम रेशियो भी। सरफेस वॉल्यूम रेशियो भी जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो बिल्कुल ही करेक्ट रीजन और एक्सप्लेनेशन है इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। एवरी सेल बिहेव्स एज अ कंपार्टमेंट। क्या हर एक सेल कंपार्टमेंट की तरह काम करता है? यस मैम। सेल्स जो है कंपार्टमेंट की तरह काम करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ट्रू। फिर कह रहे हैं सेल्स आर पार्शियली कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन। क्या ये इसका रीजन है? नो मैम। नहीं मैम, कि ये पहला स्टेटमेंट तो सही है, बट जो ये है, ये जो स्टेटमेंट है कि हर एक सेल जो है वो पार्शियली कवर्ड होता है, मतलब रीजन तो छोड़ो, ये स्टेटमेंट ही गलत है। क्या सेल्स जो है वो पार्शियली, मतलब क्या होता है पार्शियली? मतलब आधा अधूरा ऐसे कवर्ड होती हैं, या फिर वो पूरी तरीके से कवर्ड होती हैं? बोलो। नहीं नहीं बच्चा, बी नहीं होगा इसका आंसर। खुद से सोचो ना, इसका रीजन ही गलत नहीं है, ये स्टेटमेंट ही गलत है अपने आप में। क्या कोई भी सेल जो हमारा होता है उसके ऊपर अगर कोई मेम्ब्रेन आती है तो वो मेम्ब्रेन कैसी होती है? कंप्लीट मेम्ब्रेन होती है, या फिर ये सेल है उसके ऊपर हमारी पार्शियल मेम्ब्रेन है? पार्शियल मतलब आधी अधूरी, ऐसे। मैम कंप्लीट। कंप्लीट मेम्ब्रेन होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है क्या? पार्शियली कवर्ड होता है मेम्ब्रेन से सेल हमारा? नो मैम। मैम, ये रीजन नहीं, ये स्टेटमेंट ही गलत है। रीजन नहीं, स्टेटमेंट ही गलत है। तो इस बेसिस पे हमारा आंसर क्या बन जाता है इसका? सी। इसका क्या है? A। ठीक है। थोड़े से मुझे पता है कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, बट बच्चा थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, 3 क्वेश्चन ऑन करते हैं, ये 2 3, उसके बाद आपकी छुट्टी पक्का। चलो, क्लोरोप्लास्ट इज अ सिंगल ऑर्गेनेल। क्या ये बात ठीक है? क्लोरोप्लास्ट हमारी एक सेल ऑर्गेनेल है। Yes, ma'am. नंबर 8। यस मैम। बिल्कुल सही है मैम। हाँ जी मैम, एक सेल ऑर्गेनेल है। एन ऑर्गेनेल इज अ डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ सेल व्हिच हैज अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्या ये इसका रीजन भी ठीक है? Yes, ma'am. हाँ जी मैम, क्योंकि ऑर्गेनेल क्या है? एक पार्ट ऑफ सेल होता है जो कि हमारा सेल को बनाता है। सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं ना में से, तो वो उसका पार्ट ही होता है। ये भी ठीक है मैम, तो ये ए आंसर हो गया हमारा। रीजन भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है। नेक्स्ट, सेल इज एन ओपन सिस्टम। बोलो जी, सेल हमारा क्या है? ओपन सिस्टम है। हाँ जी मैम, वो एक ओपन सिस्टम है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि हमें सिर्फ काटना पड़ता है। आप जब सेल को देखते हो, अपना ब्लड सेल को ही निकाल के देखना, तो आपको उसको क्लियरली ऑर्गेनेल्स दिखते हैं, तो उसी को हम ओपन सिस्टम कहते हैं। ठीक है मैम। सेल रिसीव्स अ नंबर ऑफ मटेरियल्स इंक्लूडिंग एनर्जी कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आउटसाइड एंड आल्सो रिलीज मेटाबॉलिक वेस्ट टू इनटू इट्स सराउंडिंग्स। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलो 110 बोले जी। क्वेश्चन नंबर 110। तो सही है। The cisternae is the Golgi complex have cis phase and trans phase। होता है नहीं होता है? यस मैम। होता है। ये the cis phase is also called forming phase and trans phase is called maturing phase। क्या हमने कभी कुछ ऐसा पढ़ा? यस। नो मैम। नहीं पढ़ा हमने। तो जो रीजन दिया है दैट इज रॉन्ग, और ये हमारा सही है। ठीक है, चलो जी, अब ये वाले भी देख लें या फिर छुट्टी करें? 3 बचे हैं हमारे। बोलो बोलो। हम देख लेते हैं। देख लेते हैं ना एक बार। प्रकाश जी, कहाँ जाना है आपको? एसर्शन बताएं जी। इन प्रोकैरियोट्स माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट। क्या ये बात सही है? यस मैम। ठीक है। इन प्रोकैरियोट मेसोसोम्स आर प्रेजेंट व्हिच हेल्प इन रेस्पिरेशन। क्या दोनों, क्या इसका ये रीजन है कि माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए एब्सेंट होते हैं क्योंकि मेसोसोम प्रेजेंट होते हैं जो उनको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं? नो मैम। मेसोसोम्स क्या थे हमारे? नो मैम। मेसोसोम्स क्या था पहले मुझे यही बता दो। जो बताएगा वो आज का मेरा फेवरेट बच्चा, गूगल नहीं करना है। ग्रुप ऑफ राइबोसोम बताया था ना आपने।
मैंने बताया तो सब कुछ था, बट म्यूजोसोम है क्या? ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स ही याद है। इनर फोल्डिंग ऑफ, उसको हमने बताया था ना ऐसे करके कि ये म्यूजोसोम्स होते हैं। जब हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ भी। प्रिया, प्रिया आज क्या खा के बैठी हो? चाय के साथ क्या कोई नशीला बिस्किट खा लिया था क्या? नो मैम। तुम्हारे आंसर कुछ ऐसे ही लग रहे हैं, देखना इसे जाके, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि जो हमारे सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी इन फोल्डिंग को हम मेसोसोम कहते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 112। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। यस मैम, आपने बताया था हमें, सही है। दीज आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल्स एज वेल एज दे कंटेन द डीएनए बट लैक द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी। नहीं बेटा जी, जब सेमी ऑटोनोमस बोल रहे हैं तो उसमें डीएनए भी होगा, आरएनए भी होगा और मैम प्रोटीन भी होगा। तो ये रीजन नहीं मैम, ये स्टेटमेंट ही गलत है। फिर है कि peroxisomes are involved in photorespiration of the plant cells and help in lipid metabolism। तो यस मैम, ये अभी जस्ट पढ़ के हटे हो। पेरोक्सिसोम बस एक लाइन थी बट हमने पढ़ा है, ग्लाइकोऑक्सिसोम एंड पेरोक्सिसोम। एंड द रीजन इज कि दे आर द सेल गार्बेज डिस्पोजल। तो नो मैम, दे आर नॉट। ये जो रीजन है वो बिल्कुल ही गलत है कि फोटो रेस्पिरेशन के लिए ये वाला पर्टिकुलर रीजन नहीं है इसका। ठीक है, चलो जी, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये चैप्टर थोड़ा बहुत, जैसे कहते हैं ना 70 to 80%, चलो 80 ज्यादा हो गया, 60 to 70% आपको समझ में आया होगा। नाउ स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स, और जिसको जहां पे भी हेल्प की जरूरत है वो प्लीज मेरे से, आपको पता है, हेल्प मांग लो। मैं